गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में पढ़ने जीओसी डिस्कस की थी, ठीक है। जीओसी के सारे जो टॉपिक थे वो वन बाय वन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपन सबसे पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनको कैसे बनाया जाता है यानी प्रिपरेशन के मेथड, और फिर बात करेंगे अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, ये रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अपन को हाइड्रोकार्बन के की सारी चीजें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी है? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसके जो पार्ट है, जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इन सब के प्रिपरेशन के मेथड बनते कैसे हैं और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। देखिए स्टूडेंट, जो हाइड्रोकार्बन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और लास्ट वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 3 भाग है। अब बात करते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि ये क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड नहीं होगा। सारे के सारे बॉन्ड होंगे कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो किससे ऑक्यूपाइड होगी? सिग्मा बॉन्ड से। यानी उसमें सारा का सारा जो सैचुरेशन आएगा किससे आएगा? सिग्मा बॉन्ड से आएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दी हाइड्रोकार्बन which contain only sigma bond is called saturated हाइड्रोकार्बन। वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे CH4 है। आप देखिए इस कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी चारों वो सिग्मा बॉन्ड से ऑक्यूपाइड है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये सैचुरेटेड वाले का। अब सैचुरेटेड के लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। वो क्या है? जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+2 G.F, है ना। इसका गलत मीनिंग मत निकाल लीजिएगा ना। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैं लिख ही देता हूं वरना तुम पता नहीं क्या ही समझ जाओगे। जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला G.F। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले की। तो ये कौन से होंगे? अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन असिस्ट के लिए या कंपाउंड बनने के लिए जो वैलेंसी वैकेंट रहेगी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का सहारा लिया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें अपन पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट अपन यहाँ पे देखते हैं। मैं लिख देता हूं, दी हाइड्रोकार्बन which contain sigma bond as well as pi bond। और पाई बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं? मिनिमम एक तो होगा ही होगा। पाई बॉन्ड का लिया है ना अपन ने, जैसे सिग्मा उपस्थित होगा वैसे पाई बॉन्ड भी होगा।
अब पाई बॉन्ड डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यानी मिनिमम एक तो रहेगा। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल है इसका। फर्स्ट जो अनसैचुरेटेड में अगर अपन अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है ये, जिसको इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथीन। और ये एग्जांपल अपन ने किसका लिया है? अल्कीन का, यानी एक इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा सिग्मा, यानी देखो आप सिग्मा के साथ अपन को पाई भी मिल रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी मिलेगा तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में चला जाएगा। इसकी मैं बात करूं जनरल फॉर्मूले की, G.F, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये वाला। और n क्या है यहाँ पे? n एक इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, जीरो मत रख देना। आप जीरो रखोगे तो आपका फॉर्मूला है वो गायब हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं है ना उसमें जीरो कार्बन हो, वो ऑर्गेनिक थोड़ी होगा, कंपाउंड नहीं होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 2 3 4 से रखना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की मैं इसी में बात करूं अल्काइन की, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट मेंबर लिया है मैंने अल्काइन का। अल्काइन के मेंबर यहां से स्टार्ट होंगे। अल्काइन में कभी भी एक कार्बन का नहीं बनेगा कंपाउंड, ऐसे ही अल्कीन में भी कभी एक कार्बन का नहीं बनेगा, दो तो चाहिए चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है ना। पाई तो दो अलग अलग एटम लोगे तब बनेगा, तो पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे दो कार्बन से ही इनके मेंबर स्टार्ट होंगे। तो ये देखो आप, ये मैंने एसिटिलीन लिखा है, एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। ये वेल्डिंग के काम में आती है, कभी भी आपने देखा होगा ना जो दुकानों पे वेल्डिंग वगैरह करते हैं वो एसिटिलीन गैस को काम में लेते हैं, ठीक है ना, वहां पे काम में आती है। यहाँ देख सकते हो सिग्मा, ये पाई, यहाँ पे भी पाई, ये सिग्मा सिग्मा, यानी सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन होगा इसका अनसैचुरेटेड का। और यहाँ पे जो अपन ने देखा था सैचुरेटेड वाले में, ये एग्जांपल अपन ने किसका लिया था? ये अल्केन है, ठीक है। तो इधर अल्केन आएंगे, इधर अल्कीन आएगी, उधर अल्काइन आएगी, ये अल्काइन है। और इसका जनरल फॉर्मूला वो भी देख लो, CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब लास्ट में बचता है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको पूरा का पूरा वहां पे समझाया था कि एरोमेटिक आप किससे बोलोगे। तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ सिर्फ इनकी डिटेल लिख देता हूं। वो डिटेल क्या है? सॉरी, यहाँ पे ये जो कंपाउंड होंगे सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे? प्लानर होंगे, साइक्लिक होंगे, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ के साथ यहाँ पे हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं फर्स्ट क्या कि कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए, तब जाके उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। दूसरा वाला मैं अगर बात करूं दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला होगा अपना कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। और तीसरा डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वन, लास्ट क्या है? लास्ट सिंपल सा है, फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल। और हक्कल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगी। इधर n की वैल्यू 0 नहीं रखनी है आपको, इधर n की वैल्यू 0 रख सकते हो क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पे डिफाइन होता है और मैंने लास्ट वाले लेक्चर में समझा रखा है, तो आप वहां जाके देख लीजिए। जीओसी वाले पार्ट में एरोमेटिसिटी करके एक लेक्चर डाला हुआ है, उसमें इसको पूरे को समझा रखा है। यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और क्या बोलते हैं इसकी प्रिपरेशन की मेथड वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हाइड्रोकार्बन के इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपन इनके प्रिपरेशन मेथड पे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन आगे। ये इनका सिंपल क्लासिफिकेशन था। अब अपन अल्केन वाले टॉपिक को पूरे को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ढंग से पढ़ना आपको, क्योंकि आपके ये हर जगह काम आएगा। ये 12th क्लास में भी काफी जगह इनकी रिएक्शन आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अपन अल्केन की। हेडिंग डाल लीजिए आप, अल्केन। सबसे पहले सैचुरेटेड जो है उसमें सबसे पहला वाला पार्ट है अल्केन का, फिर पढ़ेंगे अपन अनसैचुरेटेड, उसमें दो पढ़ेंगे, अल्कीन और अल्काइन, और लास्ट में पढ़ना अपन को एरोमेटिक वाला। तो देखिए स्टूडेंट, अल्केन इनको लेस रिएक्टिव भी बोला जाता है, और लेस रिएक्टिव क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, यानी पोलैरिटी उसमें बहुत कम आती है। अगर पोलैरिटी कम आएगी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं। इसलिए एक लैटिन वर्ड है पैराफिन, तो पैराफिन इनके लिए काम में लिया जाता है। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्केन को पैराफिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पैराफिन किन कंपाउंडों को बोलते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कुछ भी दे देता है, तो अल्केन होता है वो। तो मैं लिख देता हूं आल्सो नोन एज पैराफिन्स, आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स लेस रिएक्टिव। पैराफिन का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ये बात हुई किनकी, अल्केन की सिंपल प्रॉपर्टी। भाई इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन क्यों बोलते हैं, लेस रिएक्टिव। अब मैं बात करता हूं इसके प्रिपरेशन मेथड की, तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अपन को क्या करना है, अल्केन का प्रिपरेशन करना है। और अल्केन के प्रिपरेशन में सबसे पहला वाला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं अपन फर्स्ट सॉरी, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, सिंगल के अलावा जो भी कंपाउंड आएंगे अपने सिंगल बॉन्ड के अलावा, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वो आएंगे अनसैचुरेटेड में। उनकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, उनकी हेल्प से बनाएंगे अपन अल्केन को। और कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको भी रिएक्शन से बता दूंगा। यहाँ पे होता क्या, जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लिया जाता है, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2 के साथ, यानी H2 का एडिशन होगा, और उस H2 के एडिशन को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। और वो हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में जुड़ती है, यहाँ पे कुछ मेटल होती है, निकल, पीडी, पीटी, पैलेडियम और प्लेटिनम। इन मेटल की सरफेस पे H2 गैस को एडजॉर्ब करवाया जाता है, फिर दूसरी गैस को संपर्क में लाया जाता है, क्योंकि H2 गैस है, गैस डायरेक्ट उससे रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ वो इंटैक्ट में नहीं आएगी। तो पहले उस H2 गैस को एडजॉर्ब करवाया जाता है। तो मैं इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं अपन
इसकी रिएक्शन की, तो यहां लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। टू एडिशन ऑफ सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। द एडिशन ऑफ H2 gas into alkene and alkyne is called हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? H2 का अल्कीन या अल्काइन पे एडिशन क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल, Pd एंड Pt मेटल टू गिव अल्कीन। सॉरी, अपन को एडिशन करवाना है किसका? H2 का। किस पे करवाना है? अल्कीन और अल्काइन पे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। और किसकी प्रेजेंस में होता है? निकल, Pd और Pt की प्रेजेंस में होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अपन इसकी बेसिक रिएक्शन देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूं, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे H2 का एडिशन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में? निकल, Pd, Pt, कोई सी भी हो सकती है, इनकी प्रेजेंस में। तो एक H इस पे जुड़ता है, एक H इस पे जुड़ जाता है, तो अपन को क्या मिलता है? देखिए स्टूडेंट, CH2 यहाँ पे H, यहाँ पे H, दोनों जगह H H जुड़ गया है। तो ये अपन को मिल गया यहाँ पे अल्केन। ये थी अपनी अल्कीन और यहाँ पे अपन को क्या मिला है? अल्कीन। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। मैं इसको रब कर देता हूं। ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, इसकी बेसिक मैकेनिज्म मैं बता देता हूं। ये मेटल की सरफेस है। ये क्या है? मेटल की सरफेस। इस मेटल की सरफेस पे मेटल सरफेस, और मेटल कौन सी हो सकती है? निकल, Pd, Pt, कोई सी भी हो सकती है। इस सरफेस पे H2 गैस क्या रहती है? इस पे एडजॉर्ब रहती है H2 गैस, ऐसे H। अब ये गैस इस पे एडजॉर्ब रहती है। मैं लिख देता हूं, H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे क्या रहती है? एडजॉर्ब रहती है। अब जो अल्कीन वाला पार्ट है वो इसके जैसे ही कांटेक्ट में आता है, ऐसे। ये वाला जो पार्ट है, होता क्या है? ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है और इधर से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये दोनों बॉन्ड जैसे ही क्लीवेज होते हैं, ये एक H तो इसके साथ जुड़ता है और एक H इसके साथ जुड़ता है। यानी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो स्टेप होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। इसको बोला जाता है कंसर्न्ड मैकेनिज्म। कंसर्न्ड मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप अगर साइमल्टेनियसली हो रही है तो उसको कंसर्न्ड मैकेनिज्म बोलते हैं अपन। तो ये दोनों इस सरफेस पे टूट के ऐसे क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे H, ये H, ये H, और यहाँ पे दो H जुड़ जाएंगे
वो मैं यहाँ इधर ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, ये यानी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको मैंने समझा दी है, आराम से आप समझ भी लिए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें, मेटल की सरफेस पे गैस एडजॉर्ब है और ये इसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऐसी रिएक्शन होती है इसकी। यहाँ पे मेटल अपनी तीन हो सकती है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई और दूसरा, जैसे देखो ये है साइक्लोहेक्सीन। क्या है? साइक्लोहेक्सीन। नोमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। नोमेनक्लेचर मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, तो क्लास में आप वहां पे देख लेना, इनके मैं सिंपल नाम लिख दूंगा, आप दिमाग मत लगाना ज्यादा कि कैसे है कैसे नहीं है, आप वहां जाके टॉपिक पढ़ सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पे मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको पूरा वहां पे समझाया हुआ है 1 by 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन आप करवाओगे H2 से, किन की प्रेजेंस में? निकल, Pd या Pt, कोई सी भी एक मेटल हो सकती है, और H2 के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। डबल बॉन्ड को हटा देना है और उसकी जो वैलेंसी खाली होगी उस पर हाइड्रोजन जोड़ना, कुछ नहीं करना। ये देखो एक ऐसे यहाँ जुड़ गया, एक ऐसे यहाँ जुड़ गया, तो अपन को मिला है क्या? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन से क्या मिला है? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइल है, H2 का एडिशन करवाना है, निकल, Pd या Pt कोई सी भी मेटल हो सकती है, यहां कार्बन, एक एक हाइड्रोजन इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं लिख देता हूं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 खाली होगी, एक की 2 खाली होगी क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो आप एक पे अगर एक एक जोड़ रहे हो तो 2 पे कितने जोड़ोगे? 2 तो जोड़ दोगे, सिंपल सी बात है। आपको क्या मिल जाएगा? अल्केन मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिया आपने? अल्काइन लिया। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक प्रिपरेशन मेथड था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। नोट डाउन करिए इसे। अब बात करते हैं अपन सेकंड मेथड की। फर्स्ट अनसैचुरेटेड से था, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड अपना फ्रॉम अल्किल हैलाइड। यहां पे इसमें दो अपन को मेथड पढ़ने हैं अल्किल हैलाइड से। एक मेथड तो ऐसा है जिसमें अल्किल हैलाइड की रिएक्शन H2 के साथ करवाई जा रही है, और किसकी प्रेजेंस में? जिंक और डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। और दूसरी वाली है अल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ, जिसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड मेथड, फर्स्ट हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला, दूसरा है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। इनको RX से डिनोट करते हैं, फ्रॉम अल्किल हैलाइड RX से डिनोट करते हैं। RX का मतलब, R का मतलब होता है कार्बन वाला पार्ट, X का मतलब हेलोजन। और इसमें भी अपन को फर्स्ट पढ़ना है, इसमें भी अपन को फर्स्ट वाला पढ़ना है। फर्स्ट क्या है? अल्किल हैलाइड की H2 के साथ रिएक्शन करवानी है, और किसकी प्रेजेंस में करवानी है? जिंक और डाइल्यूटेड HCl के साथ, जिससे अपन को क्या मिलेगा? उससे अपन को मिलेगा हाइड्रोकार्बन, अल्केन वाला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद H2 gas in presence of zinc and diluted HCl to give alkane as a product। और वो अपन को क्या देंगे? अल्केन देंगे। रिएक्शन करवानी किसके साथ? H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? जिंक और डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में। सिंपल रिएक्शन में लिख देता हूं, फिर कुछ इसकी
अदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सिंपल रिएक्शन क्या है, देखिए जैसे CH3 यहां पे मैंने लिया है X प्लस H2, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस होगी यहां पे जिंक और डाइल्यूटेड HCl, जिंक और डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो कुछ नहीं करना, एक H को इस X के साथ भेज देना है और एक H जो बचेगा उसको इस कार्बन की जो वैलेंसी खाली होगी X के जाने से वहां पे चिपका देना और कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो आप यहां पे CH3 ये H, ये जुड़ गया H, ठीक है, और उधर अपन क्या भेज देंगे प्लस HX, यहां से जो अक्स जाएगा। अब बात यहां पे X की है कि X में क्या क्या होंगे। जनरली तो पढ़ते हैं X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता, अभी मैं रीजन दे दूंगा आपको। X क्या है, X है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, X नेवर बी फ्लोरीन, फ्लोरीन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन में भी दे दूंगा आपको। आई बात समझ में। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। यहां पे मैं इसका रीजन लिख देता हूं फ्लोरीन वाले का। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, इसका 2s और 2p के साथ ओवरलैपिंग, यानी कार्बन की जो ओवरलैपिंग होगी, मैं बात करूं sp3 वाली, भाई sp3 होगा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, तो sp3 कार्बन होगा। और यहां पे जो ऑर्बिटल है ये इसका 2p ऑर्बिटल है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये वाला, ये बेटर ओवरलैपिंग का है, यानी ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। जब ब्रेक नहीं होगा तो इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा वो, तो मैं लिख देता हूं ड्यू टू हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड do not give this reaction, do not give this reaction। इस रिएक्शन को ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अब बात करते हैं अपन रिएक्टिविटी की। तो इसको नोट डाउन करने के बाद आप इसी में अलग से नहीं लिखना, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। भाई चलो फ्लोरीन को तो आपने इस रिएक्शन से बाहर कर दिया, अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होगी वो देख लेते हैं। फिर अपन इसके एक आध एग्जांपल कर लेते हैं और एग्जांपल के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अपनी वुड्स रिएक्शन पे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, आपने उसको तो बाहर कर दिया, बॉन्ड नहीं टूट रहा था। अब देखते हैं अपन कि बॉन्ड सबसे कमजोर किसका होगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं CCl CBr और CI। तो आप देख सकते हो कार्बन तो कॉमन है, साइज किनकी बढ़ रही है, Cl Br और I इधर चल रहा है तो साइज बढ़ रही है। साइज सबसे ज्यादा किसकी है, I की। I की साइज बड़ी है तो ये इसके साथ अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से साझा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है ना, इसकी साइज कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल रूप से तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कमजोर बॉन्ड बनता है, वीकर होता है, आसानी से टूट जाता है। जो आसानी से टूट जाएगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली करेगा। तो मैं यहां बात कर सकता हूं रिएक्टिविटी की कि सबसे ज्यादा किसकी, इस वाले की होगी, सबसे कम किसकी, इस वाले की होगी। रीजन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं वीकर बॉन्ड, ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड।
रीजन क्या है इसका, स्ट्रॉन्गर क्यों है, बेटर ओवरलैपिंग। इसमें क्या है, पुअर ओवरलैपिंग, उसमें ओवरलैपिंग पुअर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, इसकी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल देखो, H2 के साथ यहां पे जिंक और डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो मैंने बोला था Cl को H के साथ भेज दो, एक H बचेगा उसको यहां चिपका दो, तो सिंपल क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। आई बात समझ में। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ये रिंग वाला सिस्टम है, इसमें आपने Cl जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को किसके साथ, H2 के साथ, जिंक और डाइल्यूटेड HCl लेते हैं, तो एक H यहां पे चिपक जाएगा, एक H इसके साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, प्रोडक्ट बनेगा अपने पास ये वाला। तो ये इसके सिंपल एग्जांपल है। एक और अपन इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने कंपाउंड लिया है जिसमें एक Cl यहां पे है और इधर I है, यानी क्लोरो कंपाउंड, क्लोरो वाला पार्ट इधर है और I वाला पार्ट, एक में अपन ने दोनों ले लिया है। अब अपन को यहाँ पे रेट देखनी है, यानी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या किस रिएक्शन की रेट ज्यादा आएगी, वो चीज अपन को चेक करनी है। या मैं बात करूं कि H2 यहां पे अपन लिमिटेड लेंगे, डाइल्यूटेड HCl किसके साथ, जिंक के साथ, और यहां H2 मैंने 1 मोल लिया है, H2 सिर्फ मैंने यहां पे क्या लिया है, 1 मोल लिया है। 1 लिया है मतलब 1 से ही रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट किससे करेगा आपको वो डिसाइड करना, भाई क्लोरीन के साथ जाएगा या फिर आयोडीन के साथ जाएगा, वो देखना अपन को। इससे जस्ट पहले मैंने अभी बताया आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि कार्बन और अगर आयोडीन वाला बॉन्ड है तो पहले वो टूटता है, अगर वो नहीं है तो ब्रोमीन वाला टूटता है, ब्रोमीन नहीं है तो क्लोरीन वाला टूटता है, क्लोरीन नहीं है तो फ्लोरीन वाला देता ही नहीं है। तो 3 की बात करनी है अपन को। यहां पे देखो आप, सिंपल सी ये वाला जो बॉन्ड है CHI, यानी कार्बन के साथ जो I वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला आसानी से ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा आसानी से, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैं लिख देता हूं हायर रिएक्टिविटी, इसकी क्या है, लोअर रिएक्टिविटी। जब लोअर रिएक्टिविटी है तो कौन सा वाला जाएगा, ये वाला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं लिख देता हूं CH3 CH, Cl तो यहीं पे रह जाएगा, CH यहां पे H जुड़ जाएगा और CH3। अगर यहां पे आपने 1 मोल लिया है, तो अगर आप एक्सिस में ले रहे हो H2 को तो दोनों हट जाएंगे। ये लिमिटेड अमाउंट लिया आपने, एक लिया, आपके पास चॉइस है, एक इन दोनों में से किसको भेजोगे, तो कौन सा जाएगा, I वाला जाएगा यहां से। आई बात समझ में। तो ये एग्जांपल है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन पे, नोट डाउन करिए। वुड्स रिएक्शन सेकंड वाला इसी का है, एल्किल जो हेलाइड वाला पार्ट चल रहा था उसी में सेकंड अपना। फर्स्ट अपन ने देख लिया था कि एल्किल हेलाइड H2 के साथ रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, जिंक और डाइल्यूटेड HCl। सेकंड वाला है
वुड्स रिएक्शन। सेकंड क्या अपने वुड्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपके 12th में जो चैप्टर है हेलो अल्केन वाला, उसमें वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों रिएक्शन है। तो ये आप यहां पे ढंग से पढ़ लेना, वापस वहां पे भी पढ़ना है। वुड्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? अल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन करवाओ किससे? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल को किस में लोगे? ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर में क्यों लेते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा, इसको वाटर के साथ क्यों नहीं लिया जाता, ड्राई ही काम में लेते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में। क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड in presence of sodium metal Na metal sorry the alkyl halide react with sodium metal react with Na metal in presence of ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई क्यों काम में लेते हैं मैं इधर लिख देता हूं। अगर आप वेट लोगे, वेट का मतलब उसके अंदर H2O है। H2O तो सोडियम मेटल होती है, वो हाईली रिएक्टिव होती है। H2O वाटर के अंदर अगर आप सोडियम मेटल को डाल दोगे, ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है और फटाके जैसे इसमें आवाज आती है, जैसे फटाका फूटता है ना वैसे आवाज आती है, इसमें आग लग जाती है, पानी के अंदर आग लग जाती है। जैसे सोडियम को डालोगे आप, वहां से चिंगारियां निकलती है। तो सोडियम क्या करता है? इस वाटर के साथ रिएक्ट करके खुद तो बना लेता है NaOH और साथ में निकाल देता है यहां से H2 गैस। H2 गैस निकलता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के मिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो एक वहां से हीट निकालता है, वो अपन को आग के रूप में दिखाई देती है। वनस वनस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, बहुत खतरनाक वाली ओवरलैपिंग होती है, उसमें भयंकर एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी अपन को आग के रूप में दिख जाती है। जैसे आप सोडियम पीस को पानी में डालोगे, उसमें पट ऐसी आवाज आएगी, पट पट ऐसे आती है ना, वो आवाज आती है उसमें। तो सोडियम को पानी में अपन नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके आगे कि ये रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी रिएक्शन में आपको बता देता हूं। देख स्टूडेंट, सिंपल CH3Cl को ही अपन ले लेते हैं। अल्किल हैलाइड है, इधर मैं ले लेता हूं सोडियम मेटल और इधर इसके दो अपन मोल काम लेते हैं। इसमें 2 मोल काम में आते हैं, ठीक है। फिर इधर लेते हैं अपन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर काम में लेते हैं। तो यहां से अपन को दिखेगा CH3 बनता हुआ और साथ में 2NaCl। देखो ये जो Cl है, ये आगे 2 लगे हुए ना, यानी 2 Cl है इसके साथ। ये दोनों Cl किसके साथ चले जाते हैं? Na के साथ चले जाते हैं। और यहां जो 2 CH3 बचते हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल मैनर में होती है रिएक्शन। किसमें होती है? फ्री रेडिकल मैनर में। तो ये दोनों आपस में इसके साथ जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल की अपन और बात करते हैं इसके। सिंपल है, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर आगे अपन देखें इसका एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे और भी ले सकते हैं CH3 CH CH2 CH3 Cl 2Na। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम वही है कंडीशन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Cl को हटाना है और इसी यूनिट को यहां पे वापस जोड़ देना। वो कैसे? देखो आप,
ये एक को तो मैं इस ब्लैक पेन से लिख रहा हूं और दूसरी वाली को मैं रेड पेन से लिख देता हूं। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, देखो ऐसा कैसा पोर्शन मैंने वहां पे जोड़ दिया। साथ में 2 NaCl के अणु भी क्या है, बाहर निकल जाएंगे। 2 NaCl के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, पहले आप इसको उतारिए। अब बात करते हैं अपन इसकी एक प्रॉपर्टी और कि वुड्स रिएक्शन में अपन इवन नंबर ही प्रिपेयर करते हैं। ये नोट लगा के लिख लीजिए आप, नोट लगा के लिख लीजिए। वुड्स रिएक्शन prepare higher carbon, higher ऐसे लिख लो, हायर अल्केन कंपाउंड, सही रहेगा, अल्केन कंपाउंड which contain even number of कार्बन एटम। इस रिएक्शन से अपन प्रिपेयर करेंगे हायर अल्केन कंपाउंड को, और जो हायर अल्केन कंपाउंड होंगे उनमें प्रॉपर्टी रहेगी कि वो इवन नंबर कार्बन एटम रखेंगे, इवन नंबर। आप कोई सी भी रिएक्शन करवा लेना इसकी वुड्स रिएक्शन, वुड्स वाली में कोई सी भी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ आपको हमेशा इवन नंबर कार्बन मिलेंगे, ओड वाला मिलेगा ही नहीं, आप कैसे भी करवा लो, क्योंकि आप उसी मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा, उसी मॉलिक्यूल में दूसरा मोल लेंगे अपन, उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो आप, तो इससे अपन को हमेशा इवन नंबर कार्बन एटम मिलेंगे। ये इसका ड्रॉबैक भी है, आपको अगर ओड बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इससे नहीं बनेगा, कोई दूसरा मेथड काम में लेना पड़ेगा आपको। तो ये इवन नंबर वाले कार्बन एटम के लिए ही है वुड्स रिएक्शन। ओड बनाना है तो दूसरी रिएक्शन पड़ेगी, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं अपन। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। जैसे देखो ClBr, इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को सोडियम के साथ और ड्राई ईथर, ये इसकी कंडीशन है। तो देखो इस Na के साथ 2 हेलोजन जा रहे थे, एक हेलोजन यहां पे है, एक हेलोजन यहां पे है, ये हेलोजन यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, बॉन्ड कहां बनेगा, फिर बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन को इस वाले से जोड़ना अपन को, क्योंकि इन दोनों के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे जो 2 आप मॉलिक्यूल ले रहे थे ना, वो एक ही कंपाउंड के अंदर है, दोनों जो मॉलिक्यूल के जो पार्ट थे वहां पे तो 2 Cl अलग से आ रहे थे, यहाँ एक में ही है दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों इसी में तो यहीं पे वो जुड़ जाएगा। तो आप अगर इसका कंपाउंड देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये जुड़ गया, और साथ में NaCl और NaBr बाहर निकल जाएगा, NaCl NaBr। ऐसे ही एग्जांपल की अगर बात करें अपन, और तो आप जैसे ये है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको सोडियम के साथ और किसमें, ड्राई ईथर में, किसके साथ, ड्राई ईथर की कंडीशन में। Cl ऐसा ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि एक Cl एक मॉलिक्यूल में ही है तो दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ तो अपन को कंडीशन मिल गई थी कि 2 हेलोजन एक ही मॉलिक्यूल में मिल गए अपन को, तो वहां पे अपन उसके साथ रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ पे अपन को ऐसा नहीं मिल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल काम में लेंगे
तो 2 मॉलिक्यूल काम में हो गए तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, ये वाला तो सी है, लेकिन इसके साथ चला जाएगा सोडियम के साथ। अपन को क्या करना, फिर इस वाले को इस वाले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच कर देना है। तो देखिए कैसे होगा, ये एक रिंग तो मैंने ऐसे बना दी, इसको अटैच कर दिया मैंने दूसरी रिंग के साथ, तो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। थर्डली को फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें भी अपन को 2 पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साल्ट होते हैं उनको हीटिंग करने पे अपन को क्या मिलेगा, और एक पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक जो साल्ट होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी उसमें करंट पास करेंगे बाहर से, और उस मेथड को बोला जाता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 2 पढ़ेंगे अपन। तो मैं फर्स्ट हेडिंग डाल देता हूं। फर्स्ट है अपना हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट सबसे पहला वाला। अब हीटिंग करवाने पे अपन को यहां पे क्या चेंजेस दिखते हैं वो देखने हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में अपन ने साल्ट डिस्कस किए थे सारे के सारे। साल्ट वाला पार्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है जिससे अपन को साल्ट मिलता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। याद करो इक्विलिब्रियम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक साल्ट की रिएक्शन करवाते हैं अपन। तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं। ऑन हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ये याद रखना आपको, सोडा लाइम की प्रेजेंस में होगा। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसे बोलते हैं, सोडा बोलते हैं कास्टिक सोडा, नाम सुना होगा, यानी बेस सोडा NaOH। और लाइम किसको बोलते हैं, चूना को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, NaOH CaO। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। ऑन हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम वी गेट एल्केन। अपन क्या प्राप्त करते हैं, एल्केन प्राप्त करते हैं। इससे अपन को क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। अब यहां से इसकी रिएक्शन में हीटिंग जब करवाते हैं अपन, तो यहां पे CO2 गैस बाहर निकलती है। तो CO2 गैस बाहर निकलती है, तो CO2 गैस अगर किसी भी रिएक्शन में बाहर निकल रही है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 बाहर निकल रही है तो उसमें कार्बन जा रहा है, CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन उसके अंदर रहता है। तो कार्बन, उस कार्बोक्सिलिक साल्ट से कार्बन बाहर निकल रहा है, यानी कार्बन की संख्या जो अल्केन अपन को ऑब्टेन होगा उसमें कम होगी। अगर CO2 बाहर निकल रही तो कार्बन की संख्या कम होगी। तो ये कुछ इसके पॉइंट है। एक तो ये है कि इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, डीकार्बोक्सिलेशन की। डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही होगा तो उसमें अपन को एक कार्बन कम का क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा, एक कार्बन कम का। तो मैं लिख देता हूं कि हीटिंग प्रोसेस के दौरान अपने क्या होती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। तो मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग हीटिंग CO2 gas is eliminated, that is
डीकार्बोक्सिलेशन इज टेक्स प्लेस। इसको क्या बोलेंगे अपन? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 गैस का बाहर निकलना, इस गैस का एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से अपन को क्या मिलता है? एक कार्बन कम का अल्केन मिलता है। मैं लिख देता हूं, ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन वी गेट लेस देन 1 कार्बन एटम अल्केन। अपन एक कार्बन कम की एल्केन यहां पे अपन को मिलेगी डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपन रिएक्शन पे। अब बात करते हैं रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं अपन? रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन में देखिए CH3 CH2 COOH, ये अपन ने साल्ट लेना, सॉरी यहाँ पे एसिड नहीं लेना ना, साल्ट की बात की है ना, या साल्ट सोडियम मेटल अपन इसके साथ सोडियम एसिटेट। ये जो एसिड लिया अपन ने यहाँ पे साल्ट एसिड का, वो NaOH एंड CaO, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। इनकी प्रेजेंस में अपन यहाँ पे हीट करवाएंगे तो ये तो CO2 की फॉर्म में क्या होती है? बाहर निकल जाती है। इसकी फॉर्म में CO2 बन के बाहर निकल जाती है। और NaOH, ये एक H है इसका, ये यहां पे चिपक जाता है, इसके यहाँ पे, इस CH2 के यहाँ पे। और ये जो NaO वाला पार्ट है, ये इस CO2 के साथ मिलके बना लेता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2, एक H इस NaOH का यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, और साथ में अपने को मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बाहर निकल जाएगा। तो देखो इधर देखते हैं तो 3 कार्बन, इधर देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। और अगर मैं यहां देखूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कितने हैं? 2। तो यानी अपन को लेस देन 1 कार्बन एटम वाली एल्केन मिली है अपन को। एक कार्बन कम हो गया, वो कहां गया? CO2 के अंदर गया वो। तो एक कार्बन कम की अपन को क्या मिलती है? यहाँ पे अल्केन देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये 4 मेंबर रिंग है, इसमें COONA ये जुड़ा हुआ है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? NaOH एंड CaO, सोडा लाइम के साथ, तो COO ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 की फॉर्म में बाहर चला जाता है, और एक H कहां पे लग जाता है? यहाँ पे लग जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 4 मेंबर रिंग बना देता हूं, ये बड़ा साइक्लो ब्यूटेन अपन को देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ऐसे ही आप इसके और एग्जांपल कर सकते हो, जैसे देखो, जैसे आप एग्जांपल और देख सकते हो, ये कोई साल्ट है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ? NaOH CaO, यानी सोडा लाइम के साथ। किसके साथ करवानी है? NaOH एंड CaO। तो आपको यहां पे ये देखने को मिलेगा CH3 CH CH3 CH3 प्लस Na2CO3। इसका IUPAC नेम लिख सकते हो आप, मैंने आपको पढ़ा रखा है, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था आपको, तो IUPAC नेम भी आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये था ऑन हीटिंग, किसकी? कार्बोक्सिलिक साल्ट की हीटिंग से अपन को क्या क्या मिलेगा।
अब सेकंड वाला पढ़ते हैं अपन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको उतारिए। बात करते हैं अपन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सेकंड वाला है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फर्स्ट वाला कौन सा था, हीटिंग वाला। सेकंड है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट में पहले लिखवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अपन इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे तो पॉइंट आपको समझ में आएगी। पहले मैं बेसिक रिएक्शन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किसे बोलते हैं अपन। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। इसमें भी अपन वही साल्ट काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट काम में लेंगे। CH3 COO Na, CH3 COO Na। इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं पहले मैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे बना है। तो यहां पे अपन को मिलेगा CH3, इसको बोलते हैं इथेन। साथ में अपन को मिलेगी CO2, साथ में अपन को मिलेगी H2 गैस, साथ में अपन को मिलेगा NaOH। तो यहां पे इसके 2 मोल, इसके 2 मोल। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। इसको बैलेंस कर लेना। अब बात करते हैं अपन कि ये प्रोडक्ट अपन को कैसे मिले, इसकी प्रोसेस क्या है। सब कुछ अपन डायग्रामेटिकली समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने रेडॉक्स रिएक्शन में डेनियल सेल आपको वहां पे देखने को मिला होगा, नाम सुना होगा डेनियल सेल। डेनियल सेल में आपने देखा होगा कि एक सेल के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो एनोड वाला पार्ट, एक कैथोड वाला पार्ट। तो वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही काम में आना अपने। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिख लेना आप, ये जो प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में आप यहाँ पे कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी बॉन्ड का जो यहाँ पे अपने ब्रेकिंग होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसे बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, सिंपल सी भाषा में। अब बात करते हैं अपन एक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो मैं यहाँ पे सेल बना देता हूं पहले। ये एक सेल का कंपार्टमेंट है जिसमें मैंने यहाँ पे 2 ये इलेक्ट्रोड बनाए हैं। ये एक इलेक्ट्रोड, इनको बाहर अपन क्या कर रखे हैं, वायर से जोड़ रखे हैं, वायर से। और वायर लगा हुआ है बैटरी के, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा। ये पॉजिटिव वाला है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ये नेगेटिव वाला है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसमें अपन ने ले रखा है खूब सारा पानी, वाटर ले रखा है इसमें। इसमें क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है इसके अंदर। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, ये मेटल की रोड होती है जो वाटर के अंदर डूबी हुई है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में रहता है वो कहलाता है अपना एनोड। क्या कहलाता है, एनोड। लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हमेशा एनोड बोलेंगे अपन, और राइट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। और एक चीज याद रखना, आप 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे डेनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में मैकेनिज्म सेम होती है, बस वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। डेनियल सेल में आप देखोगे एनोड पे नेगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे पॉजिटिव रहता है। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको देखते हो एनोड कैथोड को, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। साइन चेंज होता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी का मतलब
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज याद रखनी है आपको। एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, एटम में से या किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। ऐसे ही कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, या मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कहां होता है, कैथोड पे होता है। चाहे डेनियल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों से कोई सा भी हो, कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैं लिख देता हूं, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। वहां पे ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करते हैं अपन इस साल्ट की। इस साल्ट में दो पार्ट है, देखो इधर, ये रहा साल्ट अपना CH3COONA। आपको पता है सोडियम मेटल, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो मैं यहां पे साइन बना देता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा साहब कि अगर ये एनोड पे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कौन सा वाला पार्ट आएगा, नेगेटिव वाला। किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। पॉजिटिव को तो करने से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, नेगेटिव तरफ। मैं इसको दिखा देता हूं ऐसे, ये किधर जाएगा, इस वाले पार्ट पे, और ये किधर जाएगा, इस वाले पार्ट पे। जब ये इस वाले पार्ट पे चला जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैंने यहां पे लिखा है कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है, नेगेटिव चार्ज पे, एक्सिस पे पड़े हुए हैं ना, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज के साथ दो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एनोड पे होता भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसके अगर मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं, तो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। दो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक यहां पे CH3 बनेगा, तो वो दूसरे वाले CH3 के साथ रिएक्ट कर लेगा, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं, दो मॉलिक्यूल। जब इसके दो मॉलिक्यूल यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये एक रेडिकल फॉर्म में, ये ऐसा दिखाई देगा आपको, रेडिकल बन जाएगा इसका। क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो दो मॉलिक्यूल लिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले मॉलिक्यूल का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तो दोनों के दो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, दोनों दो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिख दिए, दोनों के दोनों, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, रेडिकल स्पीसीज बन गई। मैंने आपको क्लास में समझाया था, इस दुनिया में अगर रेडिकल स्पीसीज बनती है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो टिकती नहीं है, वो क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक करके स्टेबल कंपाउंड यानी न्यूट्रल कंपाउंड बना लेती है। तो देखिए यहां पे अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज करवा दूं मैं, कैसे, रेडिकल मैनर में, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखिए स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही पड़ा है यहां पे, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा इसके ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, यानी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और यहां पे रेडिकल के, ये कार्बन के ऊपर रेडिकल बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल है, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3CH3। तो मैं आगे लिख देता हूं, CH3 रेडिकल बनेगा, CO2 गैस बाहर निकल गई। लेकिन यहां पे दो बने हैं ये, तो ये क्या करते हैं, आपस में ऐसे कंबाइंड हो जाते हैं, CH3 ये बना लेगा। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किधर की, एनोड वाले कंपार्टमेंट की। मैं आपको अलग से हेडिंग डाल के एनोड वाले रिएक्शन, कैथोड वाले रिएक्शन करवाऊंगा, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये पार्ट
कहां पे बनेंगे और कैसे बन रहे हैं ये समझाना चाहता हूं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच बढ़ती है या घटती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, एनोड वाले पार्ट की। एनोड पे क्या मिला अपन को, एनोड पे अपन को मिला अल्केन और CO2 गैस। बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अब कैथोड के रिडक्शन में काम में आएंगे। तो रिडक्शन किसका होगा, वाटर का। किसका होगा, वाटर का। वाटर ले रखा है ना आपने, तो वाटर यहां पे देखो क्या करता है, ये जो वाटर है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है और क्या बना लेता है, ये बना लेता है 2OH माइनस प्लस H2 गैस, ये बना लेता है। ये कैसे बनाता है, अभी मैं आपको कैथोड वाली रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, और ये 2 OH माइनस जो बने हैं यहां से, वो क्या करते हैं, यहां आपने जो 2 काम में लिए थे ना, इसके साथ जो 2 Na प्लस थे वो इसके साथ कंबाइंड होकर NaOH बना लेता है। ये क्या करता है, 2 Na प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा, NaOH, 2 NaOH बना लेगा। तो इस कंपार्टमेंट में NaOH बन रहा है, बेसिक नेचर का होता है। सॉल्यूशन को कैसा बनाएगा, बेसिक बनाएगा। पीएच बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। कम होने पे तो एसिडिक नेचर आता है, पीएच बढ़ने पे क्या होता है, बेसिक नेचर। तो आप देख सकते हो यहां पे, देखो एनोड वाले पार्ट पे CO2 गैस बन रही है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में CO2 गैस एनोड पे निकलती है, कैथोड पे निकलती है, एनोड पे निकलती है। हाइड्रोकार्बन कहां बनता है, एनोड पे बनता है। इसके जो सॉल्यूशन की पीएच है वो एसिडिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, या सॉल्यूशन की पीएच बढ़ती है या घटती है, सॉल्यूशन की पीएच बढ़ती है, बेसिक नेचर का होता है। कैथोड पे H2 गैस कहां निकलती है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, H2 गैस कहां पे निकलती है, कैथोड पे निकलती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। अब मैं एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन अलग से लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए। मैं इनकी रिएक्शन अलग से लिख रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। उतारिए इसको। ठीक है, बात करते हैं अपन रिएक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं एनोडिक रिएक्शन। तो एनोडिक रिएक्शन पे देखो आप, CH3COONA, ये 2 है, ये किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, 2 Na प्लस। अब नेगेटिव पार्ट है ना, कहां जाएगा, एनोड पे। ये पॉजिटिव वाला किधर जाता है, कैथोड पे। तो एनोड वाले से अपन को काम है, तो यहां पे देखो होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसकी, एसिड की। देखो 2CH3COO माइनस, यहां से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये एक रेडिकल, ये 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रेडिकल स्पीसीज बनी है, मैं लिख देता हूं रेडिकल स्पीसीज। ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। रेडिकल स्पीसीज बनी है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये क्या करता है, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। कैसे करता है, रेडिकल मैनर में टूटेगा, क्योंकि रेडिकल बन गया ना, अब तो रेडिकल मैनर में टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। याद करो, याद करो, हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज जीओसी में मैंने पढ़ाया था। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे रेडिकल बनते हैं, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये बॉन्ड इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बना लेगा तो मैं लिख देता हूं आगे इसी को 2CH3 रेडिकल, और साथ में आपको CO2 गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। अब ये CO2 गैस बाहर निकलेगी, और ये जो 2 रेडिकल ये बने हैं CH3 वाले,
ये क्या करते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं और CH3 ऐसे बना लेते हैं। तो एनोड पे कौन सी गैस निकली है, CO2 गैस बाहर निकली है, और अपन को क्या मिला, हाइड्रोकार्बन। नोट डाउन कीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन कैथोडिक पार्ट। बात करते हैं अपन कैथोडिक रिएक्शन की, फिर इनके सबके 1 बाय 1 पॉइंट अपन लिख लेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो मैं लिख देता हूं रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन किसका होगा, H2O का। ये H2O ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 H2, क्या बनाएगा 2OH माइनस प्लस H2 गैस। अब ये कैसे बनाएगा, देखो इधर रेडिकल, सारी की सारी मैकेनिज्म रेडिकल मैनर में चल रही है ना। उधर जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट था वो भी रेडिकल मैनर से गया था, तो ये भी रेडिकल मैनर से जाएगा। वो कैसे, देखो इधर ये जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होता है ऐसे, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, HO रेडिकल प्लस H रेडिकल। यहां पे आपने कितने मोल ले रखे, 2, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 2, तो इधर भी 2 बनेंगे, इधर भी ये 2 H रेडिकल, ठीक है। 2 H रेडिकल, एक H रेडिकल दूसरे H रेडिकल के साथ जुड़ के बना लेता है H2 गैस, तो इसका तो काम खत्म हुआ। अब ये 2 OH माइनस कैसे बना वो देखिए आप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, याद करो CH3COO माइनस, यहां से आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हुए दिखे थे, और यहाँ पे ये बना था CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल ऐसा बना था, याद है। जस्ट इससे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 HO रेडिकल लेता है, देखो 2 है ना, एक HO मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक पहले से है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला मॉलिक्यूल लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या होगा 2HO नेगेटिव। ऐसे ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये वाले है ना इनको ले लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसको तो मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये तो मैंने आपको उधर समझा दिया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से हैं ये बताया मैंने आपको, कहां से हैं, ये कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट से हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले 2OH माइनस बन गया। ये 2 H रेडिकल यानी H रेडिकल प्लस H रेडिकल ये क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे जो वहां बना हुआ है, और ये 2 HO माइनस यानी OH माइनस ही बोलते हैं इसको ना, ये क्या करता है, ये वहां से 2 Na प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा 2NaOH, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कैथोड वाले पार्ट पे कि एक तो H2 गैस बाहर निकल रही है और एक NaOH बन रहा है, ये कंप्लीट रिएक्शन इसकी। ये आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे ना वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर इसके 1 बाय 1 करके पॉइंट लिखते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके पॉइंट की, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर इनकी प्रिपरेशन के मेथड खत्म है। इसके कुछ पॉइंट लिख लो आप। देखो सबसे पहला पॉइंट, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, और उसकी पीएच क्या होगी 7 से ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले, ड्यूरिंग रिएक्शन solution pH is increases because NaOH formed at cathode, यानी सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर होगी उसकी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है
एनओएच बन रहा है। कहां बन रहा है? कैथोड पे बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा वाला H2 गैस कहां, H2 गैस कहां पे इवॉल्व होती है? H2 गैस इवॉल्व होती है कहां पे? कैथोड वाले पार्ट पे। तो यहां मैं लिख देता हूं H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड और CO2 गैस इवॉल्व एट एनोड। आई बात समझ में? CO2 गैस कहां पे होगी? एनोड वाले पार्ट में। अब एक पॉइंट और है इसका, वो है कि इस मेथड से अपन CH4 मेथेन उसको नहीं बना सकते। ऑब्वियस सी बात है, उससे नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पे अपन को 2 मोल की जरूरत पड़ती है। तो 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक कार्बन का तो बन ही नहीं सकता ना। 2 कार्बन का बनेगा, 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो कम से कम 2 तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मेथेन अपन यहां पे नहीं बना सकते। खुद ही सोचो आप, CO2 बाहर निकल जाती है, एक कार्बन तो गया। जब एक कार्बन गया तो एक कार्बन वाला आप अगर एसिड ले तो वो कार्बन तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, वहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं अपन को। आई बात समझ में? तो एक कार्बन वाला यहाँ पे मेथेन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इन दिस मेथड CH4 गैस do not form, CH4 गैस do not form। इस वाले मेथड से अपन इसको फॉर्म नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये कुछ इसके बेसिक फीचर थे कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस के, कि अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, आप इससे मेथेन नहीं बना सकते। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल की। फिर ये प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म है, फिर अपन फिजिकल पार्ट पढ़ते हैं। फिजिकल वाला बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। एग्जांपल नॉर्मली अपन लेते हैं एक ये वाला 3 मेंबर्ड रिंग है COONA, और इसका करवाना अपन को क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाओगे तो ये COO वाला पार्ट तो CO2 की फॉर्म में चला जाता है और Na वाला NaOH बना लेता है, और वाटर का H2O गैस बाहर निकल जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में। तो ये जो रिंग है दूसरी वाली रिंग के साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। तो आपको यहां पे ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ये मिलेगा आपको। ऐसे ही मैं और एग्जांपल की बात करूं, ये इस वाले पार्ट की मैं बात करूं, सिंपल सा है, वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, सिमिलर। ये वाला पार्ट उसके जैसा ही, एक रेडिकल यहां बनेगा, एक रेडिकल यहां बनेगा, और यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई अपन को COONA 2 चाहिए, 2 वाले चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अब ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल है वो एक ही कंपाउंड के अंदर आ गए, दोनों के दोनों CO जो वाले जो पार्ट है ना, एक ही कंपाउंड में गए। एक ही कंपाउंड में आ गया तो अपने पास कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में। तो आपको ये दिखाई देगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, साथ में क्या बनेगा? NaOH, साथ में H2। ये पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके। अब बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की, नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी।
देखिए हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी पढ़ रहे हैं अपन? सिर्फ अल्केन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कार्बन सॉलिड किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड किस फॉर्म में रहेंगे, इसके जो कार्बन है अल्केन वाले के। तो देखिए अगर कार्बन 1 से लेके कार्बन में बात कर रहा हूं किसकी, 4 की, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4, तो ये मोस्टली किस में रहते हैं, गैसियस फॉर्म में, मोस्टली गैसियस। एक आध कार्बन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक किस में रहेंगे, ये मोस्टली गैसियस फॉर्म में रहेंगे अगर ये एटम है तो। कार्बन 4 टू कार्बन 12 तक ये रहेंगे मोस्टली लिक्विड फॉर्म में, किस में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में। और कार्बन 12 से लेके अबव तक ये रहते हैं अपने मोस्टली सॉलिड फॉर्म में, किस में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा है इनका। कार्बन 1 से 4 तक गैस में रहेंगे, कार्बन 4 से 12 तक किस में रहेंगे, लिक्विड में, कार्बन 12 से लेके किस में रहेंगे, सॉलिड में। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो इनका मोलर मास बढ़ता जाता है। मोलर मास बढ़ने का मतलब है इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इनके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, यानी आकर्षण बल इनमें बढ़ता है। तो जितने ज्यादा आप इसमें कार्बन एटम बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा मॉलिक्यूल उतने ही पास पास रहेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल पास रहेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में पार्टिकल सबसे दूर दूर रहते हैं, यहाँ पे वंडरवाल इंटरेक्शन सबसे कम है, यहाँ पे वंडरवाल इंटरेक्शन ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में चला गया है। ठीक है, ये बेसिक है इनका। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक डालते हैं अपन सोल्यूबिलिटी, कि इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है। फिर दूसरा वाला पढ़ेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सोल्यूबिलिटी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। तो इनकी सोल्यूबिलिटी कैसे अपन डिफाइन करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट पहले मैं समझा देता हूं आपको। कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, या मैं बात करूं कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड बहुत कम पोलर होता है, उसकी पोलरिटी बहुत कम होती है। पोलरिटी कम होने की वजह से वो कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी उनकी सोल्यूबिलिटी क्या आएगी, पोलर। अगर आप इन नॉन पोलर को पोलर में घोलोगे तो वो इनसोल्यूबल रहेगा। तो ये किस में घुलेंगे, ये घुलेंगे किस में, पोलर वाले, सॉरी नॉन पोलर में, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। नॉन पोलर को बोलता है, पोलर पोलर को बोलता है। तो सोल्यूबिलिटी इनकी पोलर में बिल्कुल नेग्लिजिबल आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहां पे पोलरिटी नहीं मिलती है। तो मैं लिख देता हूं, ड्यू टू स्मॉलर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्केन इज नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, कौन सा, स्मॉलर डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसकी वजह से अल्केन क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होते किस में डिसॉल्व होंगे, अल्केन इज नॉन पोलर, सो इट डिसॉल्व्ड ओनली नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान समान को बोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर को बोलेगा, नॉन पोलर को बोलेगा। तो सोल्यूबिलिटी इतना सा ही है।
सोल्युबिलिटी में आप अल्केन को क्या बोलोगे, नॉन पोलर बोलोगे। क्यों बोलोगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या है ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर होते किस में घुलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं, लाइक बेंजीन CCl4, बेंजीन में घुलेंगे, CCl4 में घुलेंगे। तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नोट डाउन कीजिए। फिर बात करते हैं अपन किसकी, इसके अगले प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट अपना बॉइलिंग पॉइंट वाला। सेकेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर अपन बात करें ये होता क्या है, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली मैंने आपको वैसे बताया भी था, वेपर प्रेशर वगैरह ऐसा मैंने बताया था आपको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ये एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, जनरली जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं या गैसियस फॉर्म में रहते हैं, उनकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो मॉलिक्यूल है, किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल या गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल है वो अपने वेपर फेज के अंदर मॉलिक्यूल के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो, और वो उस सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। यानी किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड करके एनर्जी गेन करके वो वेपर फेज में चले जाते हैं। वेपर फेज में जाके वो उसकी वेपर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वेपर पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को अपन बोलेंगे वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जब 1 atm यानी 1 atm के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर जो होता है एनवायरमेंट का जो अपना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर उसके बराबर हो गया जिस टेम्परेचर पे हुआ है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे वाटर का 100 डिग्री के ऊपर होता है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना वो 1 atm के बराबर 100 डिग्री पे होता है, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल का लगभग 78 का होता है। तो ऐसे ही जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे के सारे, उन सबके स्पेसिफिक पॉइंट पे ही टेम्परेचर पे ही वो बॉइल होते हैं, तो वो उनका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। मैं लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डिपेंड ऑन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिपेंड करता है किस पे, मोलिकुलर वेट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो एक हो गया। अब मैं बात करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। मैं लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर वेट के। किसके होता है, मोलिकुलर वेट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक पॉइंट तो हो गया। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली होता है किसके, 1 अपॉन ब्रांचिंग। ये क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको मैं कि ब्रांचिंग के इनवर्सली कैसे होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मोलर मास के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे कर रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं।
एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं आपको। देखिए CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले अपन इसका मोलिकुलर वेट देखते हैं। जो मोलिकुलर वेट होता है इस वाले का होता है 16 ग्राम, इस वाले का देखें तो कितना होगा 24 और 6 30 ग्राम। इस वाले का देखें तो इसका कितना होगा 38 और 6 कितना होगा 44 ग्राम। और इस वाले का देखेंगे तो 48 और 10 कितना हो गया 58 का। तो देखिए स्टूडेंट आपको साफ दिख रहा है कि लेफ्ट से राइट चल रहे हैं पर तो मोलर मास क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और मोलर मास बढ़ रहा है तो यहां पे देखो कार्बन की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और जिसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल को आपको वेपर में भेजने के लिए आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, तब वो किस में जाएंगे वेपर में जाएंगे। भाई किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना आपको, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसका मतलब क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उसका। भाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि लेफ्ट से राइट चलने पे आपको दिख रहा है मोलिकुलर वेट वो क्या है इंक्रीज हो रहा है। अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखना, मोलिकुलर वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रही है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रही है बढ़ रही है। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो अभी जस्ट रिलेशन बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा आपका। सबसे ज्यादा किसका होगा, उस वाले का होगा, ब्यूटेन का होगा। नाम लिख लो आप, ब्यूटेन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा प्रोपेन का, उससे कम होगा इथेन का, और सबसे कम होगा मीथेन का। ये बात हुई किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, कि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आपको कैसे इस पे चेंजेस देखने को मिलता है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं ब्रांचिंग की। अब बात करते हैं अपन ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग की बात करते हैं अपन, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये है पेंटेन। ब्रांचिंग का मतलब होता है आपका ये जो पोर्शन है कार्बन का वो मैं बराबर रख रहा हूं, अब ब्रांच में इसमें बढ़ा रहा हूं। वो कैसे, देखो इधर ये टॉपिक आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, इस चैप्टर के जस्ट एंड में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा सारा। इसके एंड में आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ा देंगे, इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो इधर कार्बन की संख्या 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यानी इसका अगर मोलिकुलर में वेट देखता हूं तो सब में बराबर है, तो उससे तो काम बढ़ेगा नहीं। अब बात करते हैं अपन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। वो जैसे मोलिकुलर वेट पे डिपेंड कर रही थी, वो ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। वो कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूं। देखो इधर ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको अपन क्या बोलते हैं नियोपेंटेन, ये है आइसोब्यूटेन, ये है नियोपेंटेन, और ये है पेंटेन। तो देखिए स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा स्फेरिकल फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में, और ये दिख रहा है आपको पूरा फ्लैटेड। ऐसा ही मॉलिक्यूल में इसका ऊपर ले लो, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन दिखाएगा ना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो मैं ऐसा ही मॉलिक्यूल यहां पे ले लेता हूं आपको समझाने के लिए ना, CH2 CH2
CH3। तो ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे सर्कल कर लेता हूं। तो देखो ये वान डेर वाल इंटरेक्शन यहाँ पे करेगा, तो ये इंटरेक्शन है इसकी, इसको बोलते हैं वान डेर वाल इंटरेक्शन। यहां पे क्या है, मोर है। और इस वाले में अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए ऐसा ही मॉलिक्यूल में यहां पे स्फेरिकल शेप में लिखूंगा, मैं सिर्फ स्फेरिकल इसकी वो बना देता हूं, मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा। तो यहां पे स्फेरिकल ऐसे आएगा, वो लिख ही देता हूं, चलो मैं CH3 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 CH3। अब ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो कहां से करेगा, देखो यहां से, स्फेरिकल में ना। तो देखो स्फेरिकल वाली स्ट्रक्चर में इंटरेक्शन कितनी सी हो रही है, थोड़ी बहुत। यहां ज्यादा हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां क्या है, कम है। मैं लिख देता हूं अट्रैक्शन लेस। अगर अट्रैक्शन लेस होगा, वन डेर वाल अट्रैक्शन लेस होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब होता है मॉलिक्यूल वेपर फेज में नहीं जाएगा, उसको भेजने के लिए आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। यानी इधर चलने पे देखो यहां कोई ब्रांच नहीं है, इधर एक ब्रांच निकल गई, इधर दो ब्रांच निकल गई, यानी इधर चलने पे ब्रांचिंग बढ़ रही है। मैं लिख देता हूं इधर चलने पे ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, लेकिन ब्रांचिंग इंक्रीज होने से वान डेर वाल अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो इधर कम है, इधर ज्यादा है। जब वान डेर वाल अट्रैक्शन कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा आपके इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आई बात समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है फिजिकल की जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस की है। अब अपन डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एल्केन को बनाया अपन ने, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे देती है, ठीक है। तो ये लगभग मैंने एल्केन वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को पढ़ना है क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।